नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि नेटो को अब लगने लगा है, जो यूरोप के अधिकतर देश हैं अमेरिका के साथ ही, कि बिना लॉन्ग रेंज मिसाइल के हम रशिया पर अटैक नहीं कर सकते और हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बहुत कमी है। दूसरी खबर यह है कि यूनुस साहब कुछ तकलीफ में नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। शायद बदलते हुए हालात के अंदर स्थितियां कुछ ऐसी हैं जो शायद उनके अनुरूप नहीं लग रही हैं। और तीसरी एक खबर है मुख्य कि चाइना और रूस से अमेरिका घबरा गया है और अपनी युद्ध की नीति में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक चेंज किया है। अब ड्रोन फोर्स बनाने का निर्णय किया है। अब पता लग चुका है कि आज की जो लड़ाई है वो ड्रोन की लड़ाई है और वो फाइटर एयरक्राफ्ट जो है अब इतने कामयाब नहीं है। तो मैं कई प्रोग्राम्स कर चुका हूं और मैंने बताया है कि अब ड्रोन्स और जो मिसाइल्स हैं अब उससे अधिकतर लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और एयरफोर्स जो है वो सिर्फ अपनी एरिया में रह के एक सपोर्ट या डिफेंसिव फोर्स के रूप में याद की जाएगी या फिर वहाँ पे काम करेगी जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है। तो स्वागत है आप सबका। पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने अपनी वॉरफेयर के अंदर बड़ा चेंज किया है और एक बड़ी ड्रोन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। मैं आपको बता दूं कि चाइना के पास ऑलरेडी रॉकेट फोर्स है, यानी कि एयरफोर्स होती है, आर्मी होती है, नेवी होती है और मिसाइल्स की और ड्रोन्स के लिए उनकी अलग फोर्स है, इसका नाम रॉकेट फोर्स है। अब लगता है कि मैं तो भारत के बारे में भी कह चुका हूं कि भारत को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि भारत को अपनी रॉकेट फोर्स या ड्रोन फोर्स अलग से बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये अब एक इंटेग्रल पार्ट वॉरफेयर के बन चुके हैं। अब अमेरिका ने भी इस बात को एहसास किया कि भाई बिना ड्रोन्स के तो कुछ हो नहीं सकता और रूस और यूक्रेन जैसे देश जो है हज़ारों ड्रोन्स बना रहे हैं हर साल और रूस इस साल सुनने में आया कि लाखों में ड्रोन्स बना सकता है और यूक्रेन भी लाखों में ड्रोन बना सकता है। और ड्रोन ही बेसिकली अब क्या है कि एक युद्ध की दशा और दिशा तय करेंगे, क्योंकि ड्रोन सस्ते भी पड़ते हैं, बहुत सारा हथियार भी ले जाते हैं, बारूद ले जाते हैं और लंबी दूरियां तय कर लेते हैं, 400 500 800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं और खुद क्या कहते हैं नष्ट हो जाते हैं, ना उसमें कोई आपका कोई पायलट होता है ना कुछ होता है। तो इस ढंग से वो सस्ती वॉरफेयर जो है वो दूसरों को ज़्यादा डैमेज दो और उसको रोकने के अंदर जो आप रॉकेट यूज़ करते हैं मिसाइल को गिराने के लिए वो ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। अब एक बात तो तय हो गई कि अमेरिकी हथियारों के मुकाबले भले ही टेक्नोलॉजी किसी की कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन ड्रोन को अब क्या कहे कि एक तरह से बहुत ही इफ़ेक्टिव तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो अब अमेरिका के अंदर ये नई ड्रोन फोर्स जो है अब क्या कहते हैं कि बनाने की बात की गई है और उनका कहना है कि इसमें किसी भी किस्म की ब्यूरोक्रेसी के जो अड़चने हैं उसको हम आड़े नहीं आने देंगे। खासतौर से और चीन और रूस के जो मॉडर्न हथियार हैं उसमें ड्रोन्स का बहुत घातक तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया तो पर डे 700 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और ये शाहिद ड्रोन भी हैं जिसमें ईरान के ड्रोन्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अभी भारत ने भी छोटी वॉरफेयर के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने भरपूर मात्रा में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और ईरान ने भी इजराइल के अंदर भारी मात्रा में जो है वो ड्रोन्स के इस्तेमाल किए। तो अब अमेरिका ने ड्रोन फोर्स बनाने का इस्तेमाल कर लिया है और ये अब मानने वाली बात है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो अमेरिका के विरोधी देश हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका इतनी आगे तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इनोवेटिव तरीके से जिस ढंग से हूतीज़ हों या हिजबुल्ला हों, ईरान हो, यूक्रेन हो या इज़राइल भी हो सकता है उसमें, और साथ में रशिया, जिस ढंग से सस्ती कीमत पर ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं वो अपने आप में अब एक बात तो पक्की हो गई कि अब आप सिर्फ टैंकों और बाकी चीज़ों से, बख्तरबंद गाड़ियों से युद्ध नहीं लड़ सकते। वो सिर्फ तभी जब आपको एंटर करना है लैंड फोर्स के साथ में। तो लाखों ड्रोन्स अब हर साल बन रहे हैं और अब सारा का सारा जो है ड्रोन से अटैक किया जाएगा। आप सारे ड्रोन्स को रोक भी नहीं सकते और क्यों ड्रोन्स अलग अलग क्या कहते हैं ऊंचाइयों पर आते हैं। पता लग रहा है कि कोई एक ड्रोन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ रहा है, कोई 5 किलोमीटर पे, कोई 10 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, कोई 200 की स्पीड से, कोई 500 की स्पीड से, कोई 700 की स्पीड से। तो समझ में नहीं आता कि भाई ये अल्टीमेटली उनकी ट्रैजेक्टरी क्या है। उनको रोक पाना भी मुश्किल होता है। अगर 100 ड्रोन आए, 100 में से आपने 50 गिरा भी दिए तो भी 50 तो आपको बर्बाद करके जाएंगे, 80 गिरा दिए तो भी 20 बर्बाद करके जाएंगे, क्योंकि 100% उनको गिरा देना ये तो भाई किसी भी एयर डिफेंस के
बस की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सही है। तो चलिए आते हैं अब अगली खबर के ऊपर, और अगली खबर है कि नेटो को जो है बड़ी मिसाइल्स चाहिए साहब। और अमेरिकी जनरल ने बताई कि नेटो के पास लंबी दूरी की मिसाइलें ही नहीं हैं, और अगर उनको हथियार ये नहीं मिल पाए तो फिर वो रूस के हमले को रोक भी नहीं पाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे। अब नेटो को रूस के हमले का डर सता रहा है। तो एक अमेरिकन जनरल है, वो कहते हैं कि भाई रूस का हमला अब रियल टाइम में हो सकता है यूरोप के ऊपर। तो मॉस्को लंबी दूरी के हथियारों का उत्पादन तो बहुत कर रहा है, लेकिन हमारे पास वो लंबी दूरी के हथियार नहीं हैं, वो उस किस्म की हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स नहीं हैं। तो आज रशियन आर्मी जो है उस समय से जो पहले थी उससे काफ़ी बड़ी है, जब उन्होंने यूक्रेन में युद्ध शुरू किया था। और लगातार उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को भी उन्होंने रिफाइन किया है, रॉकेट्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को रिफाइन किया है। तो कहीं ना कहीं जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं वो बहुत अंदर तक जाके अटैक कर सकती हैं, और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इनका बहुत प्रभावशाली ढंग से उपयोग भी किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप किस ढंग से ये लंबी दूरी की मिसाइलें जो 2000, 3000, 5000, 10,000 किलोमीटर तक मार कर सके, जिसको ICBM या IRBMs कहते हैं, इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो कैसे उसको एक्वायर करें। और इनके चूंकि डिफेंस बजट बहुत कम हुआ करते थे, और अब ये सोचते हैं कि भाई कैसे कुछ किया जाए। दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी जो यूरोप के अंदर बहुत वीक हैं, तो एक सिटिंग डक्स बन जाते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। आज आपको पता लगेगा कि लंदन और पेरिस के अंदर आपके पास 2-2, 3-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है जो कि मिसाइलों को रोक सके, तो आप क्या कर पाएंगे। ये दे आर नॉट हैविली गार्डेड। और 80% अमेरिका भी विदाउट एयर डिफेंस सिस्टम के। और अमेरिका के जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको हमने इजराइल वॉर के अंदर देख लिया कि वो कितने फेल हुए हैं। थार्ड फेल हुआ है जो उनका बेस्ट सिस्टम था, डेविड ब्लिंक फेल हुआ है, आयरन डोम फेल हुआ है, पैट्रियट फेल हुआ है, सारे के सारे तो फेल हुए हैं। तो ऐसी कोई 100% गारंटी वाली चीज़ तो दुनिया में कहीं नज़र आ नहीं रही है। और अब नेटो देशों को लग रहा है कि ये वॉर शुरू होगी तो हम तो रशिया पर अटैक ही नहीं कर पाएंगे, और रशिया लगातार हम पर ड्रोन से लेकर बाकी चीज़ों से अटैक करता चला जाएगा। एक लास्ट की खबर पे आते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस की फ्यूचर पर निकल के आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि हमें एक नया एडवाइज़र चाहिए, यूनुस चाहिए नहीं। और समय से पहले यूनुस की विदाई की बात अब उठनी शुरू हो गई है। यानी कि हो सकता है यूनुस जो डिलीवर करना चाहते हैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जुलाई का महीना है, तो अगली जुलाई तक का तो उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया कि हाँ इलेक्शन जून से पहले करवाऊंगा, अप्रैल में करवाऊंगा, और फिर मई जून तक आपका सो कॉल्ड रिजल्ट्स वगैरह आएंगे और नई सरकार आएगी। तो समझो 10 महीना 12 महीने का बंदोबस्त तो पूरा का पूरा यूनुस साहब ने अपने लिए कर लिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं कि ये इतना विरोध क्यों हो रहा है, और अगर अप्रैल में चुनाव कराने की बातें की जा रही हैं तो फिर अल्टीमेटली वहाँ पर अभी अगर चले जाएंगे तो फिर चीफ एडवाइज़र कौन होगा, चुनाव की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसमें BNP, जमात इस्लामी और NCP जो खास विपक्षी दल हैं, उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। उनका कहना है कि सभी जो चीज़ें हैं वो कुछ नए पूरी हर चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की कि क्या एडवाइस दी गई है उसके अंदर, किसको एक नया मुख्य सलाहकार या एडवाइज़र हो सकता है। उनका कहना है कि लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी और आपको ये करनी चाहिए। तो इस समय क्या कहते हैं कि जो सरकार की जो निष्पक्षता है वो प्रश्नों के घेरे में है। और ख़ास तौर से क्या अवामी लीग चुनाव लड़ेगी। एक पार्टी को तो आप क्राइम पार्टी नहीं बोल सकते, क्रिमिनल पार्टी नहीं बोल सकते। और हो सकता है कि बाद में अमेरिका या चीन का भी दबाव आए कि आप कर तो रहे हैं लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूरे प्रोसेस से बाहर कर दो, तो फिर तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो यहाँ से निष्पक्षता तो है नहीं, फिर न्यूट्रलिटी है नहीं। आपको अवामी लीग को भी, चाहे उसका कोई भी लीडर हो, नया लीडर हो, जो भी हो, अब हसीना तो नहीं है, तो उनको एक किस्म से चुनाव लड़ने का मौका तो मिलना चाहिए। आप पूरी चुनावी प्रक्रिया से अवामी लीग को बाहर कर दोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर तो ये डेमोक्रेसी नहीं है ना। आप किसी को डिबार तो नहीं कर सकते ना। अवामी लीग के हो सकता है नेतागण करप्ट रहे हों, लेकिन पार्टी को कह देना कि हम पार्टी को डिबार कर देंगे, ऐसा होता नहीं ना। दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस देन। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे
तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे लिए मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले अंक में बहुत जल्दी। शुक्रिया आपका।